हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हम हमारे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री वाले टॉपिक को आज एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और अभी तक जो कुछ हमने हमारे डायमेंशनल एनालिसिस और स्टडीज़ में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको आगे और यूज़ करेंगे। मैं आपको बहुत जल्दी रिवाइज करा देता हूँ कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एक यूनिट सेल के, चाहे वो सिंपल क्यूबिक सेल हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो, और या फिर वो एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो, उनमें हमने तीन खास डायमेंशंस की स्टडी की थी। दैट वाज एज लेंथ, देन द रेडियस ऑफ एन एटम, और उस एज लेंथ के साथ में एक तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। हमने तीनों यूनिट सेल्स के लिए, एज लेंथ सिंपल क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए, हमने एज लेंथ, इनकी रेडियस और नियरेस्ट नेबर के बीच में ये रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए थे, जो आप प्रीवियस वीडियो से वापस समझ सकते हैं। इसके बाद हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर हम सिर्फ एक ही तरह के एटम्स यहाँ लेंगे, सिर्फ एक सिंगल टाइप के एटम्स हम यहाँ लेंगे, तो फिर इन तीनों में से कितना पैकिंग फ्रैक्शन हर एक यूनिट सेल में होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था, जिसके थ्रू हमने ये कैलकुलेट करने की कोशिश की पैकिंग फ्रैक्शन के थ्रू कि कौन सी यूनिट सेल सबसे कम एफिशिएंटली पैक्ड है और कौन सी सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पैक्ड है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि एफिशिएंट पैकिंग का यहाँ पर मतलब है कि कितना अवेलेबल स्पेस एक यूनिट सेल में है जिसे यूटिलाइज उन एटम्स ने किया है। हमने अलग अलग यूनिट सेल के लिए, सिंपल के लिए हमने पूरी कैलकुलेशन करके कैलकुलेट किया था, इट वाज कमिंग रफली 52%। हमने एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जिसे हमने सबसे एफिशिएंट कैलकुलेट किया, दैट वाज समवेयर अराउंड 74%। एंड एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए हमने पूरी कैलकुलेशन करके देखा था कि दिस वाज कमिंग रफली अराउंड 68%। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी यूनिट सेल में कितनी स्पेस वेकेंट है और कितनी स्पेस ये एटम्स यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये तो क्लियर है कि जितना स्पेस इन एटम्स ने यूटिलाइज कर लिया, अब बची हुई जगह में उसी साइज के दूसरे एटम्स नहीं आ सकते। तो अब अगर हमें यहाँ पर दूसरे एटम्स लेने हैं तो वो इन एटम्स से छोटे लेने होंगे। अगर हम एक कोवेलेंट सॉलिड ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आने वाले दूसरे छोटे एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम ये एक आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो यहाँ पर आने वाले छोटे कैटायंस होंगे और ये बड़े जो दिख रहे हैं आपको, ये एनायंस होंगे। तो मैं अब आपके सामने एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेके ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ कुछ जगह खाली है तो उस खाली जगह में किस साइज के कैटायंस जो है वो आ सकते हैं, अज्यूमिंग कि ये जो बड़ा हिस्सा है दैट इज व्हाट, एनायन। अब अपने प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान कीजिए और सोचिए कि हमने इन खाली जगह को वॉइड्स कहा था, और ऐसी दो वॉइड्स हमने पढ़ी हैं, वन इज ऑक्टाहेड्रल एंड वन इज टेट्राहेड्रल। तो हम हर एक वॉइड को पिक्चर में रखते हुए उस वॉइड में कितना स्पेस वैकेंट है वो कैलकुलेट करने की कोशिश अब करेंगे। तो वो वॉइड पहले आपके सामने आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वॉइड मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने आपके सामने ली। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये इस ऑक्टाहेड्रॉन का वो प्लेन है, सरफेस है, और ये वो वॉइड है। अज्यूमिंग कि ये बड़े एनायंस हैं और ये जगह उस छोटे कैटायन के लिए है, तो मुझे इनका साइज अपने नॉर्मल साइज में लाना होगा। तो वो नॉर्मल साइज ये है, और उसकी वजह से ये जो खाली जगह बच रही है ये हो गई वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसमें वो छोटा सा कैटायन है। उस छोटे से कैटायन और उन एनायन को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ इस पिक्चर को ले आया हूँ आपके साथ, और अब मैं सारी कैलकुलेशंस करूंगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। जहां जहां हम कैपिटल आर काम में ले रहे हैं वो एक एनायन की रेडियस है, और जहां जहां हम स्मॉल आर काम में ले रहे हैं अभी, वो एक
कैटायन की रेडियस है, ऐसा हम मानकर आगे कैलकुलेशंस करेंगे। तो आपके सामने ये जो स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, ये सारे एनायंस हैं और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम एक परफेक्ट पैकिंग में कैटायन फिक्स करना चाह रहे हैं। तो ये साइज कितना होगा और यहाँ कैटायन कैसा आ सकता है वो हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस कैटायन के सेंटर से और इस एनायन के सेंटर्स के आपस में यहां से और यहां इन सेंटर्स को मिलाते हुए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को इमेजिन करना होगा। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने इमेजिन किया है। अगर ये इसका सेंटर है तो सेंटर से यहां तक का ये एनायन का रेडियस r हो गया। अगेन ये इसका सेंटर है तो ये एनायन का रेडियस कैपिटल R हो गया। ये भी सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी एनायन का रेडियस कैपिटल R हो गया। और ये भी यहां से यहां तक का एनायन का रेडियस R हो गया। जबकि ये दोनों इस सेंटर से बनने वाले कैटायन के रेडियस स्मॉल r हो गए। आई होप आपको ये डायमेंशन समझ में आए होंगे, जिसमें मैं इस ट्राइंगल को A, B और C मान रहा हूं। इज दिस ओके? ये ट्राइंगल ABC है और इस ट्राइंगल ABC के लिए आई होप इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट कि अगर मुझे BC स्क्वायर हाइपोटेनस निकालना है तो दिस विल बी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इज दिस ओके? वैल्यूज रखने पर ये R और R दैट विल बी 2R होल स्क्वायर। दिस विल बी R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r square whole square, and the same way this will be capital R plus small r whole square. So can I write this is 2 twice of capital R plus small r whole square, and this is 4r square. Is this okay? Now making it more simple, I make it twice of capital R square, which is equals to R plus R whole square. Now taking the root on both the sides, this will be under root 2 r and this will be r capital plus small r. Is this okay? अब ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये अरेंजमेंट रूट 2 कैपिटल R माइनस कैपिटल R दिखेगा, जिसमें से r कॉमन लेने का मतलब हुआ दिस इज रूट 2 माइनस 1 एंड r कैपिटल अगेन अगर रूट 2 की वैल्यू है 1.414 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 0.414, यानी कि फाइनली हमारे पास कैटायन की रेडियस दैट इज स्मॉल r विल बी 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। ये हमारे पास रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। तो मुझे कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में किस साइज का कैटायन फिक्स हो सकता है परफेक्ट पैकिंग में। मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिएंगी, एक तो ये श्योरिटी की एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और दूसरा कि मुझे ये पता लगे कि ये जो एनायन है इनकी रेडियस क्या है। मैं इसमें फिट होने वाले एक कैटायन की रेडियस को सही कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई रिपीट कि मैंने कैसे किया है। मैंने एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इमेजिन की। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, ये वो वॉइड का वो साइज जिसे मुझे कैलकुलेट करना है। अज्यूमिंग कि ये सारे एनायंस हैं, इनका साइज हमने बढ़ा लिया और ये कैटायन वाली साइड जो है कैटायन ही है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट होने जा रहा है। यानी हमने एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेके इसे प्रूव करने की कोशिश की, कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये अरेंजमेंट आपके सामने लिया। ये एनायंस हैं जिनकी मैं रेडियस कैपिटल R ले रहा हूँ और ये कैटायन जो फिक्स होने वाला है इसकी रेडियस में स्मॉल r ले रहा हूँ। फिर इनके सेंटर से मैंने एक जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल इमेजिन किया है और फिर मेरे पास BC की वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर जो दिख रही है,
जबकि दो साइड जो हैं ए बी और ए सी की वैल्यू आर प्लस आर के होल स्क्वायर्स जो हैं, अगर मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा तो आर प्लस आर के होल स्क्वायर्स, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता गया तो अल्टीमेटली मैं इस वैल्यू पे पहुंचा हूं, जहां मुझे अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर मुझे कैटायन की रेडियस निकालनी है तो मुझे उसे एनायन की रेडियस का 0.414 टाइम्स करना होगा। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आयनिक कंपाउंड में किस तरह से किस साइज का कैटायन परफेक्टली फिट हो सकता है। कोई स्टूडेंट आर्ग्यू कर सकता है कि हमें अगर इस साइज से छोटा कैटायन मिले तो हम क्या करेंगे, और अगर हमें इससे बड़ा कैटायन मिले तो हम क्या करेंगे। हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझने के बाद अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड में चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वहां अगर टेट्राहेड्रल वॉइड दी हुई, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, जो आप कह रहे हैं कि अगर साइज बड़ा है छोटा हुआ तो क्या, लेकिन उससे पहले हमारा ये सवाल होना चाहिए कि अगर ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल वॉइड होगी तो सिचुएशन कैसी होगी। तो पहले उसे समझते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पर लौटेंगे। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड को भी हम पहले इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली एक टेट्राहेड्रल वॉइड को मैंने एक पूरे क्यूब के एक छोटे हिस्से में इमेजिन किया है, और इसे समझने के लिए मैं सरफेस और डायगोनल इन दोनों को यूज करूंगा। पहले आप ये देखिए कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड है कहां। वो टेट्राहेड्रल वॉइड ये रही, इस एटम के पीछे छुपी हुई है। ठीक है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहां मुझे अज्यूम करना है कि एक कैटायन है, तो वो बॉडी डायगोनल में, इस क्यूब के डायगोनल में यहां पर ये कैटायन आ रहा है। ठीक है, और यहां इसके कैलकुलेशन के लिए मुझे सरफेस वाले हिस्से की कैलकुलेशंस भी चाहिए। याद कीजिए, हमने हमारी पुरानी कैलकुलेशन में इस हिस्से को एज लेंथ यानी ए माना है, और हमने इस या किसी भी एक डायगोनल को हमने क्या माना है, √2a हमें कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में ये हिस्सा अगर इन दो सेंटर से, अगर हम ये मान लें कि दोनों एक दूसरे के एनायंस, अगेन जहां हम कैपिटल आर काम में लेंगे वो क्या है, वो एनायन की रेडियस होगी, और जहां हम स्मॉल आर काम में लेंगे वो क्या होगा, कैटायन की रेडियस होगी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सारे कॉर्नर्स पे एनायन है, और बॉडी के सेंटर पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रही है वो कैटायन है। ये सारे एनायंस हैं, और सेंटर में जो जनरेट होगी वो एक कैटायन की वॉइड जो होगी वहां कैटायन होगा। तो मैं इनको आपस में कांटेक्ट में लेते हुए सबसे पहले इस सिचुएशन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें मैंने इस पॉइंट को, डायगोनल को कैलकुलेट किया हुआ था। अगर ये ए एज लेंथ और ये भी एज लेंथ ए हमने कैलकुलेट की थी, मतलब जो हमें दी हुई थी, तो हमने इस डायगोनल को हमारी पुरानी कैलकुलेशन में √2a कैलकुलेट किया। तो सबसे पहला आपके सामने जो कैलकुलेशन आ रहा है कि ये हिस्सा √2a है। अब इसमें क्योंकि ये दो एनायंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो इन एनायन में से हर एक एनायन की रेडियस कैपिटल आर है। कैन आई राइट फॉर दिस √2a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, सो बाय दिस कैन आई कैलकुलेट आर कैन बी गिवन बाय √2a अपॉन 2, और r capital, that is radius of an ion, can be given by a upon √2। मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। इस डायगोनल से मैंने एनायन की रेडियस और इस एज लेंथ का रिलेशन एस्टैब्लिश किया। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इस बॉडी डायगोनल से, यहां से और यहां इसको लेते हुए अगर कैलकुलेशन करूंगा तो ये वाली सिचुएशन मेरे सामने आएगी, और ये वाली सिचुएशन में यहां से लेकर यहां तक अगर आपको ध्यान हो तो आप इसे कैलकुलेट कर चुके हैं √3a, प्रीवियस कैलकुलेशन को देखें। तो अगर ये हिस्सा हम √3a कैलकुलेट कर चुके हैं, आई होप आपको याद होगा √3 क्यों था। ठीक है ना, तब इसके बाद
आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ये एनायन की रेडियस, ये भी एनायन की रेडियस, लेकिन ये कैटायन की यहाँ की रेडियस और ये कैटायन की यहाँ की रेडियस। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो क्या मैं इस सेकेंड वाले पार्ट के लिए, इस हिस्से के लिए, कैन आई राइट √3a इज इक्वल्स टू r कैपिटल प्लस r स्मॉल और इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, दिस इज व्हाट √3a। तो क्या मैं इसे फर्दर ले जा सकता हूं और कह सकता हूं कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस विल बी √3a अपॉन 2। इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन 1 जिसमें एनायन की रेडियस का इस डायगोनल से a से h लेंथ से रिलेशन, और ठीक इसी तरह से यहाँ एनायन और कैटायन की रेडियस का अगेन इस बॉडी डायगोनल में एज लेंथ के साथ में जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश किया। नाउ इफ आई प्रोसीड विद दिस, व्हाट इक्वेशन 2 यानी कि दिस is divided by equation 1, that is this, what will I get? I will get capital R plus small r, which is divided by this divided by capital R, is equals to √3a upon 2 divided by a upon √2 from this. ओके, आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को फॉलो कीजिए। मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस एज लेंथ, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मुझे रिलेशनशिप इन रेडियस के बीच में एस्टैब्लिश करना है एनायन और कैटायन की। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट एज लेंथ। ये √2 से ये कैंसिल होके मेरे पास √2 बचा है, और अब मेरे पास कैलकुलेशन में जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट वुड बी कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू √3 upon √2. Am I right? Can I rewrite this as 1 plus small r upon capital R? Simplified is equals to √3 upon √2 का आप कैलकुलेट करेंगे, this is 1.732, this is 1.414, आप डिवाइड करेंगे, you will get 1.225, and then it will be small r upon capital R will be this 1.225 minus 1, small r upon capital R is equals to 0.225. It means the size of cation would be, the radius of cation will be 0.225 times of anion. Again हम हमारे इस कंक्लूजन पर आ गए कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड में एनायन की रेडियस का 0.225 टाइम्स एक परफेक्ट कैटायन के साइज को एक कि वहां वो इफेक्टिव पैकिंग में चला जाए वो जनरेट करता है। तो आई होप आप टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कैलकुलेशन समझ गए होंगे। थोड़े से अजम्पशंस यहाँ ज़्यादा हैं, तो उसे एक बार फिर से समझिए। हमने एक टेट्राहेड्रल वॉइड को एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में इमेजिन किया है, जिसमें कॉर्नर्स पर हमने लिए हैं एनायंस, और बॉडी के सेंटर पे बची हुई जगह छोटी सी, दैट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। और हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को जब देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमने हमारी पुरानी कैलकुलेशंस में जो सरफेस वाला हिस्सा था वो यहाँ, और बॉडी डायगोनल वाला हिस्सा जो है उसे अलग अलग आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। सरफेस वाले हिस्से में एनायंस, ध्यान रखिएगा, यहाँ एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में, क्योंकि हमने बीच में बॉडी सेंटर्ड में सेम साइज का एटम नहीं रखा है ना। हमने यहाँ बॉडी सेंटर्ड में जो वॉइड हमें मिली है उसी साइज का, तो ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो डायगोनली जो आपस में कांटेक्ट में है, यहाँ हमने इस साइज को, ये वाला जो साइज है, ये हमने ये डायगोनल पहले कैलकुलेट किया हुआ था √2a, आई होप आपको याद होगा। और √2a में क्योंकि दो एनायंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो √2a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ एनायन। इस तरह से हमने एनायन के रेडियस को एक ही टर्म्स में कैलकुलेट करके इक्वेशन 1 बनाई। फिर सेम चीज जब हम बॉडी डायगोनल पे गए हैं यहाँ पर, तो हमने ये माना है कि दो एनायंस के बीच में यहाँ एग्जैक्टली वो कैटायन आने वाला है, तो ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होंगे। और इस कैलकुलेशन के लिए हमने हमारे पुरानी कैलकुलेशन से ये जो कैलकुलेट करके √3 हमने कैलकुलेट किया था, उसको हमने इससे इक्वेट किया है। तो साइज ऑफ एनायन देन साइज ऑफ कैटायन, और उसका ट्वाइस इज इक्वल्स टू √3a। और अगेन हमने कैटायन और एनायन की रेडियस को एक ही टर्म्स में √3/2 ये ले लिया है।
ये जो दो इक्वेशन बनी है, इन दो इक्वेशन को एक ही टर्म्स में इक्वेट करें, कैसे करें, हम इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 में पहुंचेंगे। तो a इज नलिफाइड, कैंसिल, और हमारे पास ये वैल्यू बची है, जिसको सिंप्लीफाई करने पर फाइनली हम कैटायन की रेडियस इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एनायन यहाँ पहुंच गए। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारी उस सो कॉल्ड लैटिस जो हमने 3 पढ़ी है, सिंपल और फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और वहां पे जो खाली जगह बच रही है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड, वहां अगर हमें कोई एटम छोटा या आयनिक कंपाउंड में कोई कैटायन फिक्स करना हो तो परफेक्ट साइज क्या हो सकता है। इस पे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, सब तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दे कैन डायरेक्टली आस्क यू कि शो दैट और प्रूव दैट एक टेट्राहेड्रल वाइड में साइज ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ एनायन, और ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए सेम, या फिर वो आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड के लिए सही परफेक्ट साइज के कैटायन का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं, और वाइस वर्सा एनायन के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमने आगे लिए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हम उस क्वेश्चन पर पहुंचते हैं वापस से। क्वेश्चन ये है कि आप तो बार बार परफेक्ट साइज कह रहे हैं, क्या हो कि मुझे इस साइज से छोटा या इस साइज से बड़ा कैटायन यहां पर फिट करना है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं पहले इसे रेज करता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मैं यहां पर कैटायन के साइज को चेंज करूंगा, इस डायग्राम को देखिए आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आपका सवाल यही है ना कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड थी, उस ऑक्टाहेड्रल वाइड में अगर मैं छोटा आयन ले आऊंगा तो क्या होगा, और अगर मैं बड़ा कैटायन ले आऊंगा तो क्या होगा। ये तय बात है कि ये हमारी इस क्लोज पैक स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। क्लोज पैकिंग तो ये होती है। इस पैकिंग में खास चीज ध्यान से देखिए, ये होने पर इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इस आयन का, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये इसके क्लोज कांटेक्ट में। क्या यहां पर ये इसके क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एक ये एनायन हटा दूं तो शायद सही फिक्स जो है वो जो वाइड है वो उतनी बचेगी जहां पर वो परफेक्ट फिटिंग हो जाए। लेकिन ऐसा करने से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, दिखता है, ऐसा लगता है। एट द सेम वे यहाँ अगर मैं इनको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करूं तो शायद इतना गैप बन जाए कि इसी तरह का एक और एनायन आ जाए। तो इस केस में 4 की जगह शायद 5 एनायन आ जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ हटाने से शायद कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, अगर मुझे परफेक्ट पैकिंग, क्लोज पैकिंग करनी है। अदरवाइज ये परफेक्ट क्लोज पैकिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयन का बदलता हुआ साइज कौन सा है, कोई सा भी, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं इन्हें अगर और छोटा कर दूं तो और जगह बन जाएगी और एक और एनायन आ सकता है। कुल मिला के रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कैटायन, ये दोनों मिलके ही डिसाइड करती हैं कि वहां पर कितनी जगह बचेगी, अंदर कितनी जगह है। ये इसी बात से डिसाइड होता है कि इन आयंस के साइज कैसे। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कैटायन से सोडियम का कैटायन, तो जरूरी नहीं कि सोडियम के कैटायन में चारों तरफ जो भी एनायन आएंगे वो एक ही तरह के होंगे, क्लोराइड ही होंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी बना सकता है, फ्लोराइड भी बना सकता है, ब्रोमाइड भी बना सकता है और आयोडाइड भी बना सकता है। और क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सबके साइज अलग अलग है। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में जब वो यहाँ आएंगे तो वो इसके साथ क्लोज पैकिंग में आने के लिए अलग अलग डायमेंशन में आएंगे, और इससे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, एसोसिएशन सब बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियस एनायन और कैटायन की एक बहुत परफेक्ट पिक्चर प्लेस करती है, जिससे डिसाइड हो सकता है कि हम किस तरह से इन आयंस की परफेक्ट पैकिंग को समझें। मैं आपके सामने कैटायन और एनायन की रेडियस के रेशियो से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक टेबल को देखिए, उससे कहानी आपको इजीली समझ में आएगी। अगर मैं कैटायन दैट इज R और एनायन इसकी रेडियस का रेशियो लूं, और अगर ये रेडियस का रेशियो समवेयर अराउंड 0.155 टू 0.225 आएगा,
तो ऐसी सिचुएशन में ये विजिबल है, लिखा गया है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर लिया है कि ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल एटम होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली सिचुएशन जनरेट होगी और ये वाली सिचुएशन जनरेट होगी। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिए, अब इसमें भी कुछ चीज छुपी हुई है। बात ये है कि इस रेडियस रेशियो में आप 3 कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। ये भी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरी रेंज में जब आप कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो इस रेंज में रखेंगे तो आपके उस पूरे सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही रहना है। ठीक है ना, जिनमें से एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट अरेंजमेंट है। परफेक्ट और इम्परफेक्ट अरेंजमेंट की रेंज आपको दे रखी है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा। जैसे जैसे रेडियस का रेशियो बढ़ेगा, रेडियस का रेशियो कब बढ़ेगा? जब कैटायन का साइज बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। और एक लिमिट के बाद आप यहाँ से बढ़ के सीधे ही जैसे आप 0.225 को क्रॉस करोगे तो इसका मतलब इतनी जगह हो जाएगी कि एक और एनायन आ सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के क्या हो जाएगा? 4। यानी कि हम इसे बढ़ाते बढ़ाते ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। अगर मैंने इसे और बढ़ाया तो हम यहाँ इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। अब अगर मैं इस कैटायन को और बड़ा करता जाऊं तो ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन ये वाली हो जाएगी। यू कैन सी दिस। मैं इस साइज को बढ़ा के यहां आया, इस साइज को बढ़ा के यहां पहुंचा, इस साइज को बढ़ा के यहां आ रहा हूं। मैंने एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है। तो लगातार कैटायन का साइज बढ़ाने से ये पैकिंग एफिशिएंट से इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट से फिर एफिशिएंट, एफिशिएंट से फिर इनएफिशिएंट होती जा रही है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 3, 3 से फिर 4 हुआ। अब मैं इसे फिर बढ़ाऊंगा तो अब यहां पर ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर थे और 6 से बढ़ाते हुए फिर ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर पे पहुंचेगी, प्रोवाइडेड कि रेडियस का रेशियो 0.414 से एक्सीड होके कहां चला जाए? 0.732। फिर 0.732 से एक्सीड होके कहां चला जाए? 1। तो आप ये नोटिस करेंगे कि किस तरह से कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो आपको ये जस्टिफाई करने में हेल्प करता है कि हम किस कोऑर्डिनेशन नंबर या किस पैटर्न की ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि आयंस को अपनी क्लोज पैक स्ट्रक्चर को ओबे करने के लिए कैटायन और एनायन की रेडियस जो है और उनका रेशियो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेटर द रेडियस रेशियो, ठीक है ना, ये जो रेंज है उसी से ये ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। दैट कोऑर्डिनेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे एक ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है B2O3। जो सारे क्रिस्टल्स इसी तरह की ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को ओबे करते हैं वो B2O3 टाइप क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ B2O3 ऐसा करता है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अच्छा एग्जांपल जिंक सल्फाइड का है, जो मैं भी आपको दिखा देता हूं। इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल कहा गया है। वो सारे कंपाउंड जो इस ज्योमेट्री और इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को फॉलो करते हैं वो जिंक सल्फाइड टाइप कहलाएंगे। और अभी आप देखेंगे किस तरह से ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। इसी तरह से 6 या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए सोडियम क्लोराइड बेस्ट एग्जांपल है। वो सारे क्रिस्टल्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फेवर करते हैं वो सोडियम क्लोराइड टाइप। और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 या बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट को फेवर करने वाला सीजियम क्लोराइड है। वो सारे क्रिस्टल्स जो ऐसा करेंगे वो सीजियम क्लोराइड टाइप कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कहीं किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, थ्योरी में कहा जाता है कि देयर इज अ कंपाउंड AB, इट्स एन आयनिक कंपाउंड AB व्हिच इज सोडियम क्लोराइड टाइप।
ये कहते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस इररिस्पेक्टिव सोडियम है जो भी है ए और बी is 6 and radius ratio will lie somewhere between this. A compound XY ionic compound is cesium chloride type. आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और जो ज्योमेट्री है वो बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है ना. देयर इज अ कंपाउंड PQ ionic compound which is zinc sulfide type. आपको समझ में आ जाना चाहिए. तो ये एक जनरलाइज्ड व्यू है जहां रेडियस का रेशियो सब्सटेंस की, कंपाउंड की ज्योमेट्री और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर्स को सिग्निफाई करता है, डिसाइड करता है. मैं आपको ये ज्योमेट्री दिखाता हूं जिससे आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना. ध्यान से देखिए. दिस इज जिंक सल्फाइड टाइप, दिस इज जिंक एंड दिस इज सल्फाइड. यहाँ एनायन छोटा है, कैटायन बड़ा है, बट दिस अरेंजमेंट इज समवॉट अ फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, ठीक है. तो वॉइड्स जो आपको दिख रही हैं और अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है उसको आप फॉलो करें. ठीक इसी तरह से ये सोडियम क्लोराइड टाइप अरेंजमेंट है. सोडियम क्लोराइड टाइप में आप किसी का भी, ये सोडियम एंड द ग्रीन वंस आर व्हाट, क्लोराइड आयंस. आप इन्हें आपस में रिलेट करके देख सकते हैं कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. फॉर इंस्टेंस इस वाले आयन का अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो देखिए इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन आएंगे. 1 2 इस प्लेन में, 3 and 4 इस प्लेन में, and 5 and 6. तो इस सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. आप रिवर्स करके देख सकते हैं. आप क्लोराइड आयन ले लीजिए, दिस इज क्लोराइड आयन, और इस क्लोराइड आयन के लिए सोडियम आयन देखिए, 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4. यहाँ नीचे, इसके नीचे, यहाँ इस जगह पर दिस इज 5, और यहाँ ऊपर और होगा अगर क्यूब होगा तो दैट वुड बी 6, ठीक है ना. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ आयन सेम रहता है, ठीक है. तो ये अरेंजमेंट आपको ये समझाने के लिए. ठीक इसी तरह से एक सीजियम क्लोराइड टाइप में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये 8, कॉर्नर्स इसके कांटेक्ट में होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा. और एट द सेम टाइम हम किसी भी कॉर्नर के एटम को ले लेंगे तो वो इन सारे क्यूब्स अगर यही अरेंजमेंट फॉलो करें आगे तो ये जो सेंटर का एटम है ये इन सबके कांटेक्ट में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 8 आएगा. तो रेडियस रेशियो पे जो रेडियस रेशियो की इंपॉर्टेंस है वो रेडियस रेशियो रूल की इंपॉर्टेंस किसी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उसमें किस साइज के कैटायन और एनायन परफेक्टली सेट हो सकते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने आगे प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ठीक है ना. तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि R प्लस और R माइनस दिस गिव्स रेडियस रेशियो. अब अगर मान लीजिए मैं जिंक सल्फाइड टाइप के लिए बात कर रहा हूं, मान लीजिए जिंक सल्फाइड टाइप के लिए, सो दिस रेडियस रेशियो विल बी 0.225 to 0.414. मान लीजिए एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है कि आपके पास 400 नैनोमीटर पिकोमीटर इस साइज का एक एनायन है, ठीक है. कंपाउंड आपको दिया है XY जिंक सल्फाइड टाइप का, ठीक है. क्वेश्चन समझिएगा. आपसे कहा है देयर इज दिस कंपाउंड XY व्हिच इज जिंक सल्फाइड टाइप जिसमें एनायन का रेडियस 400 पिकोमीटर है. कैलकुलेट द रेंज ऑफ कैटायन which could fit in this lattice. रेंज वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इस एनायन के साइज से आप इस कैटायन के साइज को एक बार इस वाली वैल्यू के साथ और एक बार इस वाली वैल्यू के साथ, दो अलग अलग वैल्यूज के साथ निकालेंगे तो कैटायन का साइज इस पूरी रेंज के लिए आपके सामने आ जाएगा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कैटायन है वो किस साइज का यहाँ पर फिट हो सकता है विदाउट चेंजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ज्योमेट्री व्हिच इज 4 and tetrahedral. इज दिस ओके? इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं, इसे एक बार आप ट्राई करके देखिएगा. अब मैं हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन के आज के इस लास्ट सेक्शन को ले रहा हूँ, लास्ट टॉपिक को ले रहा हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है तो न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आना जो है कॉमन है. तो हम अब तक जो पढ़ चुके हैं उसका लास्ट रिसॉर्ट जो है न्यूमेरिकल्स का वो ये है
कि हमें इस यूनिट सेल में जो एटम है, आयन है, उन सब के अरेंजमेंट के बाद में अब हमें इस यूनिट सेल की क्या कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी। ये हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। क्योंकि अब हमारे पास डेंसिटी का वॉल्यूम है, हमें ये पता है इस यूनिट सेल का वॉल्यूम है, हमें ये पता है यूनिट सेल के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो हमें उसका मास भी मिल जाएगा। तो आई गेस डेंसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा, क्योंकि डेंसिटी को जिसे हम या तो रो या फिर डी से शो करेंगे, हम किसी से भी शो कर सकते हैं, रो और डी डेंसिटी, जो नॉर्मली इट इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। यही फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है ना, इट्स इजी। अब शर्त क्या है? शर्त यह है कि मुझे अगर ये यूनिट सेल दी है और अगर ये यूनिट सेल है तो मुझे इसी यूनिट सेल का मास लेना है और इसी यूनिट सेल का वॉल्यूम लेना है, तो मुझे डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इस यूनिट सेल का मास लेना है तो मुझे इस यूनिट सेल में कितने एटम्स इसमें हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और यूनिट सेल तो अलग अलग होती हैं, सिंपल हैं, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको सिर्फ इसी का मास लेना है तो सिर्फ इसमें ही जो एटम है वो कैलकुलेट करने होंगे। तो ये सबसे पहले मैं इस मास की प्रॉब्लम को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं कि मैं इस मास को कैसे कैलकुलेट करूं। मास को कैलकुलेट करने का तरीका है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इस पूरी यूनिट सेल में जितने एटम आ सकते हैं उनका नंबर ले लीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए मास ऑफ वन एटम से, ठीक है। इससे आपको मास मिल जाएगा। बहुत लॉजिकल सी बात है कि इसमें कितने एटम्स आ सकते हैं और हर एक एटम का कितना मास है, इससे मुझे मास मिल जाएगा। स्टूडेंट कहता है मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ कितने एटम है? तो बड़ी बात नहीं है, ये आपने पढ़ा है। मैं यहाँ पर प्रेजेंट अलग अलग एटम्स का कंट्रीब्यूशन जानते हुए मुझे पता है हर एक में कितने एटम आते हैं। याद कीजिए और मुझे बताइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं? आप कहेंगे 1, क्योंकि कॉर्नर्स 1/8। आपसे पूछा जाए फेस सेंटर्ड क्यूबिक, आप फौरन कह देंगे कि ये मुझे अब आता है, ये है 4। और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में अगेन आप कह देंगे दिस इज 2, क्योंकि वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर इस मास के कैलकुलेशन में ये नंबर हेल्प करेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि ये किस टाइप का है। तो अगर एग्जामिनर को किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछना है तो उसे आपको ये बताना जरूरी है कि वो किस तरह का है, टाइप आपको बताएगा जरूर, उसके बिना वो नहीं पॉसिबल। तो मास कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ Z, जो इनमें से किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। वो डिपेंडिंग है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है। सो दिस इज Z, इसको एक Z हम एक उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एटम का मास चाहिए। अब एक एटम का मास कहाँ से निकलेगा? तो एटम का मास निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, इसे मल्टीप्लाई करना है। एटम का मास निकालने का क्या तरीका होता है कि जो उसका मोलर मास दिया हो, जो भी सब्सटेंस का है मोलर मास, उसे अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था। तो उससे आपको एक एटम का मास मिल जाएगा। मेरा पहला पार्ट जो मास कैलकुलेट करने का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है। मुझे इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल चाहिए थे, जो मुझे नॉर्मली पता है। शर्त यह है कि एग्जामिनर मुझे बताए कि किस टाइप के यूनिट सेल है। इसे मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एटम का मास चाहिए। तो मुझे एग्जामिनर से उम्मीद होगी, हालांकि मुझे भी पता होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर से उम्मीद होगी मुझे मोलर मास, और मैं अवोगाड्रो नंबर से उसे डिवाइड कर दूंगा। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है। तो जो भी सब्सटेंस, सपोज कैल्शियम दे दिया तो मैं यहाँ 40 रख लूंगा, फिर उसे अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। इस तरह से न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वो तो सॉल्व हो गया। अब दूसरी बात आ रही है कि मुझे वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम किसका निकालना है? वॉल्यूम आपको इस क्यूब का निकालना है। और अगर इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको तो एज लेंथ चाहिए, बस एक, इसी से काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन है उसमें क्या हिंड्रेंस है वो समझिए, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है वॉल्यूम। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। वॉल्यूम की कैलकुलेशन में हमें वॉल्यूम की कैलकुलेशन में जाने में क्या हिंड्रेंस आएगी वो समझने के लिए मुझे कोई पहले ये बताए
कि डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, डेंसिटी को कैलकुलेट करने के बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट बोलेगा इसकी एसआई यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो मास आप लेंगे वो ग्राम्स में लेंगे, तो ठीक है, ये तो एटम का नंबर है और मोलर मास तो ग्राम में ही होता है, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास लेके और हम ये ले लेंगे ग्राम में। शर्त ये है कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होने का मतलब है या तो ये वाली वैल्यू जो है एज लेंथ वो सेंटीमीटर में हो, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये आपको मोस्टली मिलती है पिकोमीटर में। अब क्योंकि आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम इज गिवन बाय ए क्यूब, तो आपको इस पिकोमीटर का भी क्यूब लेना पड़ेगा। और पिकोमीटर मेरे ख्याल से आप में से सभी को पता है कि पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। तो यानी ये वैल्यू जो आपके सामने है, इसको अगर मैं यूज करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब लेना पड़ेगा -36, ये मीटर क्यूब में आ जाएगी। अभी भी मीटर क्यूब में आई, और मेरी शर्त है कि मुझे किस में ले जाना है इसे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने का मतलब 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि ये क्यूब है तो ये ऑटोमेटिकली ए क्यूब ऐसा ही रहेगा। 10⁻⁻36 को आपको 3 बार 10⁻2 2 और 2 यानी 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम मेरे सामने आ गया ए क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। शर्त है कि ये पिकोमीटर क्यूब में दे रखा हो, तो नहीं अगर आपको ये जो है माइक्रोमीटर में दे रखा है या आपको एंगस्ट्रॉम में, किसी भी कंडीशन में आपको इसे सेंटीमीटर क्यूब में ही लेना, ये ध्यान रखिए। तो एक जनरलाइज चीज आप मेरे सामने आ गई, मेरे पास मास आ गया, दैट इज न्यूमरेटर। वॉल्यूम कैलकुलेट करते समय मैंने ये कैलकुलेशन इसलिए की है आपके सामने क्योंकि मोस्टली वो एज लेंथ को पिकोमीटर में देते हैं और एज लेंथ से ही हमें वॉल्यूम मिलने वाला है। तो पिकोमीटर के होने के केस में हम ये यूज करेंगे 10⁻30 तक जाके, बस ये कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में लेना, अदरवाइज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर एंगस्ट्रॉम भी किसी और वैल्यू में दे रखा है। तो अब मेरे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया, मास की जगह पर मैं ये वैल्यू लूंगा, दैट इज Z। मोलर मास को मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल M, और इसे अवोगाड्रो नंबर को Na से शो कर रहा हूँ, ये तो न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया है वॉल्यूम, दैट इज व्हाट, A क्यूब इंटू 10⁻⁻30 प्रोवाइडेड की पिकोमीटर मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। ऐसा करने से मुझे डेंसिटी मिल जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस ओके? एक एग्जांपल लीजिए, आपके सामने एक फॉर्मूला है, सिंपल एग्जांपल लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपसे कहा है देयर इज दिस सब्सटेंस एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट कहते ही आपके समझ में आ गया कि सारे एटम्स एक से हैं। दिस एलिमेंट फॉलोज FCC अरेंजमेंट। तो जैसे ही उन्होंने आपसे कहा कि इट फॉलोज FCC अरेंजमेंट, तो आप बताइए इन सारी वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू आपके सामने आ गई? डेफिनेटली Z आ गया, तो इसका मतलब Z की वैल्यू हो गई 4। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज 40, ये भी मेरे पास आ गया। द एज लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट विद विच फॉलोज, द एज लेंथ इज 200 पिकोमीटर। Calculate the density of this substance. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। This is 4, this is 40। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 into 10⁻23, एंड ये वैल्यू जो है वो हम 200 पिकोमीटर है, तो इसलिए इस तरह से लेंगे। Is this okay? Clear picture? तो हम यहाँ इस फॉर्मूले को ऐसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला ऐसे यूज ना होकर थोड़े से वेरिएशन से काम ना आता है। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज करके इन सारे कैलकुलेशन को समझ के हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया है एक एग्जांपल से। आगे आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रखे,
जिनको आपको खुद करना है। लेकिन पहले मैं इसी फॉर्मूले को आपके सामने रखते हुए चेंज बता रहा हूँ। अब तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कहाँ से है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। दो बहुत बेसिक चेंजेस जो हैं इसी फॉर्मूले में जो हमें ध्यान रखने हैं वो ये, जरूरी नहीं है कि वो आपको हर बार मोलर मास दें। वो आपको ये कह सकते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा आपको समझ में आएगा, वो आपको कह सकते हैं कि एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि देयर इज दिस सब्सटेंस विच इज फॉलोइंग अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। जैसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का आपने कहा z इज टू 2, ये वैल्यू मिल गई। द एज लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट लैटिस इन दैट लैटिस इज से 300 पिकोमीटर। फाइन, ये भी मुझे मिल गया। अब सुनिए आगे उन्होंने कोई मोलर मास नहीं दिया, उन्होंने कहा है 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि उन्होंने मोलर मास नहीं दिया, उन्होंने कोई गिवन वैल्यू दे दी। क्या दे दी? गिवन मास। 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट हैज 10⁻24 एटम्स। तो उन्होंने एक तो मोलर मास की जगह कोई मास दे दिया और उस मास में इतने एटम्स हैं ये बता दिया। इन्होंने एवोगैड्रो नंबर नहीं दिया, उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स दे दिए। तो दैट इज नॉट एन इशू। 200 ग्राम में इतने एटम हैं, तो जब हम यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक एटम का मास मिल जाएगा। हमें यहाँ पर इस वैल्यू से सिंगल एटम का मास ही तो मिल रहा है ना। तो यही फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला बिना किसी चेंज के z, गिवन मास की जगह में स्मॉल m, ये वही चीज है a³ इंटू 10⁻⁻30, और एवोगैड्रो नंबर की जगह n ले लिया हमने, तो गिवन मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम से भी वही चीज आनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। स्टूडेंट क्या जब छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ एटम्स भी दे रखे हैं और एवोगैड्रो नंबर हमें यूज करना था, क्योंकि उनके दिमाग में वही फॉर्मूला चल रहा है। फॉर्मूले में छुपी हुई इंफॉर्मेशन को सही ढंग से इंटरप्रेट कीजिए तो आपके न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे। ठीक है। एक और जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये वाली वैल्यू जो है ये केवल पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए, एंगस्ट्रॉम या कोई माइक्रोन वाली वैल्यू को आप अपने आप चेंज करें। ठीक है। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दे कैन गिव यू एनी डैम थिंग टू कैलकुलेट डेंसिटी, बट दे कैन गिव यू डेंसिटी एंड अदर थिंग्स टू कैलकुलेट edge length, or maybe they can give you density and other things to calculate the type of unit cell। तो z की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछने का मतलब आपको वो z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। सपोज सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने से z की वैल्यू 1 आ रही है, सिंपल क्यूबिक, 4 आ रही है, फेस सेंटर्ड, 2 आ रही है, बॉडी सेंटर्ड, हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये वो आपको सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं, एक अननोन सब्सटेंस दे। हमें कैलकुलेशन वाले पार्ट में ध्यान रखना होगा कि हमारी कैलकुलेशन प्रिसाइज टू द पॉइंट, थोड़ा बहुत आप जो है उसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपको फर्क पड़ेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से न्यूमेरिकल्स में आपका एक बहुत अच्छा कंफर्ट जोन बन जाएगा, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने एक एग्जाम्पल और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। व्हाट यू कैन डू, आप इस वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप ट्राई कीजिएगा। हम हमारे सॉलिड स्टेट वाले टॉपिक का मैक्सिमम पार्ट कर चुके हैं, सिर्फ 2 चीजें बची हैं। वी नीड 2 more lectures and this topic would be over। One is the defects, जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं वो भी हमें आगे पढ़ने हैं, और लास्ट इज द कंडक्शन सिस्टम्स जो हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर। तो विद इन 2 lectures we'll be finishing this chapter and then we'll be moving to the next topic। By then आप इन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के यहाँ और बाकी न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना शुरू करें। जो स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स को कर लें, नेक्स्ट क्लास में अब मैं आगे आपको बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं समझाऊंगा रिगार्डिंग आवर स्टडी मटेरियल, आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन सिस्टम एंड ऑल। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, एंजॉय द लेक्चर।